स्टूडेंट PS5631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। आज हम स्टार्ट करने लगे लेसन नंबर 3 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर 2 में भी हमने ना हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने इंट्रो लिया था हिस्ट्री का, ठीक है। मगर ये जो चैप्टर है ना बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। और ना कह लो कि ना बट जिन लोगों को हिस्ट्री और ये चीज आने में इंटरेस्ट है ना कि भाई ये साइकोलॉजी कैसे बनी और किसने बनाई, किस तरह मेंटल टेस्ट वगैरह पहले बने। मेंटल टेस्ट छोड़ो, वो वाले टेस्ट जो हम स्कूल में देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह लो कि जो स्कूल में हम सब्जेक्टिव देते हैं पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं, वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो फिर जाके वो हमारे स्कूल्स वगैरह में बाद में होना शुरू हुआ। पहले सिर्फ सिखाते थे, टेस्ट नहीं देते थे, पढ़ा देते थे, ठीक है। और फिर आहिस्ते से टेस्ट बनते गए, अब इतने हाई लेवल के टेस्ट होना शुरू हो गए। उसके इन साइकोलॉजिस्ट की बदौलत हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो हम मैथ में डेरिवेशंस वगैरह यूज करते हैं वो भी इन साइकोलॉजिस्ट ने बनाई। उसके अलावा हम जो लाइट का विजन वगैरह ये सारा कुछ ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, लाइट की ट्रांसफॉर्मेशंस और कन्वेक्स लेंस और कन्वेंस लेंस, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। ये इनकी क्रिएटिविटी थी, ठीक है। अब ये सब कुछ था। उसके अलावा छोटी मोटी और जो चीजें एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जैसे कि इंसान की बाकियात के बारे में पढ़ना, इंसान क्या है कैसे, ये सारी स्टडीज वगैरह इन्होंने बनाई थी। और किसने बनाई थी, किसने क्या बनाया था, किसने क्या बनाया था, वो सारा कुछ हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का लेक्चर जो आज अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ लेंगे ना तो आगे फाइनल टर्म के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ऊपर से वैसे भी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं हैंड रिटन, जो कि बहुत इजी है। बस आप लोगों ने सुनना सारा लेक्चर है, याद सिर्फ वही करना है जो मैं लास्ट लेक्चर दूंगी। लेक्चर के लास्ट में जो है ना, हर लेक्चर के लास्ट में मैं शॉर्ट नोट्स देती हूँ, आपने सिर्फ वही याद करने हैं। जो लास्ट लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो मैंने दिए थे वो जस्ट में एमसीक्यूज वो दिए थे, कह लो कि शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। बट अब मैंने मजीद हर टॉपिक को शॉर्ट करके ना पीछे लिख दिया। जो याद करने वाली चीजें वो है, आपने हर लेक्चर के लास्ट में वो चीज याद कर लेनी है, ठीक है। वही सिर्फ वही याद करेंगे। वो भी मैंने इसलिए क्योंकि मुझे हर बच्चा कमेंट में मुझसे पूछता है कि मैम आप जो लास्ट में देती हैं वो सिर्फ हम कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। पहले मैं लेक्चर में 1 और 2 में मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना दिया था कि शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यू जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। अब वो तो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट और इनफ नहीं है ना कि इतना करके आप लोग पास हो जाएंगी, तो मैं नहीं कह सकती। मगर मैंने आप लोग की आसानी के लिए और आप लोग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, देखो पूरी पूरी बुक पूरे चैप्टर नहीं याद की जाते क्योंकि मैं भी टाइम से गुजर चुकी हूँ, बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, ठीक है। तो आपने मेरे हर लेक्चर के लास्ट में मैंने ना आपको पढ़ाऊंगी, समझा भी दूंगी, ठीक है। और वो मैंने हम जो लेक्चर पढ़ेंगे हम वो भी वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। वही आप सिर्फ नोट्स याद करने इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। चलो पहले हम थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं इसका, ठीक है। ये चीज तो आप लोग जानते ही थे कि जो चाइना जो है ना टेस्ट वगैरह चाइना से स्टार्ट हुए। हमारा लेक्चर, हमारी जो बुक है वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। हमने टेस्टिंग के बारे में और मेजरमेंट के बारे में। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट क्या होता है? साइकोलॉजी मतलब कि हम ब्रेन की नफ्सियात और बिहेवियर के बारे में पढ़ना, ठीक है। टेस्टिंग के उसका अगर हम टेस्ट करेंगे किस तरह हमें टेस्ट करना है, ये सब कुछ। मेजरमेंट कह लो कि वो नापना, मतलब कि अपनी मेंटल टेस्ट, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना, और कह लो कि अपनी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज के हम किस चीज में काबिल हैं, किस चीज में काबिल नहीं है, हमें आगे जॉब में क्या करना चाहिए, हमें अपने फ्यूचर में क्या सोचना चाहिए, हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये सारा कुछ मेजरमेंट करना इस बुक में आप सीखेंगे किस तरह। एक आप ही पूरी बुक पढ़ने के बाद ना इस काबिल हो जाएंगे आप किसी भी क्लाइंट, किसी भी पेशेंट का कह लो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें, ठीक है, आप उसका इजीली टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर टेस्ट का नाम आपको पता होगा, हर चीज आपको पता होगी, जो कि फाइनल टर्म में है। अभी हम सिर्फ नॉर्म्स वगैरह थोड़ा बहुत जानेंगे टर्म में, ठीक है। बट जो भी है इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह मैं आप लोग की अच्छी से अच्छी तैयारी करवाऊंगी, गारंटी मैं खुद कह रही हूँ कि मैं आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। बस आप लोगों ने क्या है कि जैसे मैं कहती जाऊंगी वो आपने याद करते जाना है, वही चीज इंपॉर्टेंट याद करनी है आप लोगों ने, ठीक है। फिर मैं जानूँ और आप लोग का रिजल्ट जाना है, ठीक है। और चलें, ठीक है। और चाइना ने जो है ना पहला रिजल्ट बनाया था, मीन्स की कह लो कि टेस्ट वगैरह इन्होंने बनाया था, यहीं से बनना शुरू हुए थे। फिर जब इस तरह जब बनता रहा ना तो फिर क्या हुआ कि बहुत सी हुकूमतें ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि भाई नहीं, कह लो कि नहीं जो है ना टेस्ट वगैरह नहीं बनने देने, ठीक है, नहीं बनाने टेस्ट वगैरह, क्योंकि दुनिया हर चीज शऊर रखेगी, हर चीज का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह, मेंटली लोग अपनी आवाज उठाएंगे, ये सब कुछ। इस चीज में बहुत था कि यूरोप में जो यूरोप के लिए ना डार्क एजेस वगैरह वहां पर आए कि बहुत ना जवाल आया साइकोलॉजी को, मतलब कि लोगों ने इंटरेस्ट छोड़ दिया क्योंकि साइकोलॉजी के खिलाफ होगा ना सारे। फिर ऐसा ऐसा क्या है कि बहुत से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत ना काम किया इस बारे में, जैसे कि उन साइकोलॉजिस्ट का कुछ का नाम जो यहाँ पे है, जिन्होंने जो आज हम पढ़ रहे हैं सब कुछ ये साइकोलॉजिस्ट की वजह से हम पढ़े हैं। वो क्या क्या मजीद नाम है बहुत से, मतलब थोड़ी सी इंट्रो में आपको इनका दे रहे हैं ये लोग कि सर फ्रांसिस गैल्टन, जेम्स मैकिन और अल्फ्रेड बेनेट। ये जो 3 पर्सनैलिटीज है ना, वैसे और पर्सनैलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर पूरी बुक के लिहाज से और कह लो कि ना थ्योरी के लिहाज से, साइकोलॉजी के हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि सर फ्रांसिस गैल्टन, ये नाम आप लोग रट ले,
ये कह लो फादर है साइकोलॉजी के। इन्होंने बहुत से काम किए थे, ठीक है, और इनका हर जगह आप नाम पढ़ेंगे, एक सर फ्रांसिस गर्टन का, चार्ल्स डैर्विन का और जेम्स मैकिन कैटल का, और अल्फ्रेड बेनेट ने तो बनाए सारे टेस्ट है, ठीक है। इस सारी जो पूरी बुक की कह लो कि अल्फ्रेड बेनेट की है, क्योंकि टेस्ट जो फर्स्ट वर्ड है ना, मैं बताती हूँ आपको, जो फर्स्ट वर्ड नाम था ना मेंटल टेस्ट, कि मेंटल टेस्ट कोई चीज होती है, ठीक है, ये नाम किसने बनाया? जेम्स मैकिन कैटल ने, जिनको कैटल कैटल कहते हैं हर जगह, ठीक है। जेम्स मैकिन कैटल, आप पानी की तरह याद कर लो कि ये नाम बहुत आप लोगों की जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो साइकोलॉजी का बच्चा है। इन्होंने इस मेंटल टेस्ट का नाम इन्होंने दरियाफ्त किया था, इन्होंने रखा था। फिर आगे से क्या हुआ, जब इन्होंने नाम रखा ना, बस इससे आगे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कुछ पता आगे से वो स्टोरी नाम मुझे भी नहीं पता और बुक में भी नहीं है, ठीक है, इस बारे में कि ना, इंशाल्लाह मैं स्टोरी जो मुझे इस बारे में मैं रिसर्च वगैरह करूंगी कि इन्होंने आगे क्यों नहीं इस बारे में रिसर्च वगैरह की और क्यों नहीं कुछ बनाया, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह एक शॉर्ट रील अपलोड करूंगी उस बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल जो है ना हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ था, ठीक है। जब इन जेम्स मैकिन ने क्या किया, जेम्स मैकिन कैटल ने नाम बना दिया टेस्ट का, ठीक है, वो पढ़ा रहा नाम, ठीक है, लोगों ने यूज करते रहे, मगर एक फिर बाद में अल्फ्रेड बेनेट ने और थियोडोर साइमन ने, ये देखें, अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर साइमन, इन दो बंदों ने मिलकर ना किस लैब में कह लो कि ना फिर इन दोनों ने मिलकर क्या किया, लैब तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वैसे जो है ना इन दोनों ने वो विलियम वॉर्ड की जो लैब थी ना, वहां पर मिलकर इन्होंने क्या कहते हैं कि टेस्ट बनाया, मेंटल टेस्ट बनाना शुरू किए। सबसे पहले इन्होंने टेस्ट बनाए, छोटे छोटे टेस्ट बनाए जो आर्मी की एमटी के लिए यूज होता था कि कौन बंदा आर्मी में ज्वाइन कर सकता है कौन सा नहीं। फिर उसके बाद स्कूल में टेस्ट यूज होना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो मिलकर टेस्ट बनाए ना, वो कितने साल बाद हर साल अपडेट होता था, हर साल रिवीजन उसकी होती थी। वो डिटेल इसी बुक में है, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एज अ स्टोरी सुना रही हूँ ताकि इंटरेस्ट बढ़े आप लोग का, आप लोग को पता चले कि हमने इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोग को लेक्चर शॉर्ट करके पढ़ाऊंगी, ठीक है, कोई लंबा नहीं करूंगी, समझाती रहूंगी। मेरी आप लोग को बातें ऐसी लग रही हैं कि इस टाइम की फजूल है, मगर देखिए ये सारा कुछ इस बुक से रिलेटेड है। अगर तब तक हम पूरा ओवरव्यू नहीं ना लेते बुक का, तो हमें हर चीज बोरिंग लगती है। अगर मैं आपको सिर्फ आप लोग के दिमाग में करूंगी थोपी जाऊंगी, भाई ये भी याद करो, ये भी याद करो, ये भी याद करो, आप लोगों को क्या पता होगा कि आपने क्या चीज को याद करनी है। पर इम्पोर्टेंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इस बुक में हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। इस बुक में कह लो बस यही चीज थी। जेम्स मैकिन कैटल जो है ना, सर फ्रांसिस गर्टन का मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जेम्स मैकिन कैटल ने क्या किया था, इन्होंने नाम रखा, अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर साइमन ने क्या कह लो, इन्होंने टेस्ट बनाए शुरू कर दिए, और वही नाम यूज करके डिफरेंट 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 बहुत सारे टेस्ट बनाए, थोड़े बहुत नहीं, अब तक जितने भी टेस्ट है वो सारे इन दोनों बंदों के ही टेस्ट चल रहे हैं, स्कूल में जो होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, सब कुछ, ठीक है। फिर आगे से और पर्सनैलिटीज आई, इन्होंने इनको देख के बहुत सारे टेस्ट बनाए। अब हम आगे डिटेल में अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं, वहां से हम सारा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे शॉर्ट नोट्स, आपने यहाँ से याद करना है। और मैं अब हर बच्चे को कहूंगी जो मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम इट्स इनफ कि हम इतना करेंगे कि पास हो जाएंगे, हाँ जी, अब मैं कहूंगी आप मेरा जो लास्ट लेक्चर पे, हर लेक्चर के लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स है ना, बस उतना करेंगे तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा पहली चीज हम पढ़ते हैं अर्ली बिगनिंग, ठीक है। टू 20,000 में ना, सॉरी 100 में कह लो, बीसी में जो चाइना में फर्स्ट फॉर्मल सिस्टम टेस्ट शुरू हुआ था। ये कौन सा टेस्ट था? ये ना उन सर्वेंट्स के लिए था जिन्होंने शहरी कह लो ना किसी न किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे और कहते थे कि हम इस जॉब में अहल हैं कि नहीं, हम एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो फिर ये टेस्ट होता था, जो पास होता था उनको सिविल सर्वेंट में यूज एंटर करते थे, उनको जॉब देते थे, वरना ये जॉब के लिए सिविल सर्वेंट पे यूज होता था, ठीक है। उसके बाद ग्रीक में यूज हुए एजुकेशन के लिए, ठीक है। चाइना में यूज हुआ सिविल सर्वेंट के लिए, आपने ये लास्ट में याद रखना है। ग्रीक में यूज हुआ था एजुकेशन, जैसे कि स्कूल में ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट सबसे पहले चले थे, एमसीक्यू टेस्ट ही हुआ करते थे बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव आ गए, ठीक है। यूरोप में जो है ना वो डाल के, जिसके बाद मतलब कि सवाल के बाद साइकोलॉजी को लोग इग्नोर करते थे, पसंद नहीं करते थे, बहुत नफरत करते थे, उनको अजीब लगती थी ये चीज। फिर ऐसे ऐसे लोगों ने समझना शुरू किया कि ये क्या चीज है, इसको किस तरह मेजर करते हैं, क्या है। फिर लोगों का इंटरेस्ट पड़ा, फिर यूनिवर्सिटीज में इसके एग्जाम्स होने शुरू हुए, इसकी डिग्रीज मिली, और फिर उसके बाद कह लो कि ना ऑनर बेस पे एग्जामिनेशन होना शुरू हुई। फिर लोग बड़ी इज्जत की बात मानते थे कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के दौर में फिर से वही दौर आ गया कि लोग साइकोलॉजी को बहुत इग्नोर करते हैं, मगर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चली थी, ठीक है। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ, फॉरवर्ड टेस्टिंग बिगन, फिर शुरू हुआ खेल साइकोलॉजी का, कह लो। फिर मेन फिगर थे सर फ्रांसिस गैल्डन, जेम्स मैकिन कैटल, अल्फ्रेड बेनेट, ठीक है। थियोडोर साइमन का नाम ज्यादा नहीं आता क्योंकि इन दोनों इसने सिर्फ और सिर्फ एज ए सपोर्ट किया था अल्फ्रेड बेनेट को, काम सारा अल्फ्रेड बेनेट ने किया था। थियोडोर साइमन ने सिर्फ साथ दिया था और थोड़ा बहुत काम कह लो कि इनका भी था,
इसके अंदर टेस्ट बनाने में, ठीक है। बाकी काम अल्फ्रेड बेनेट का था, हर जगह अल्फ्रेड बेनेट का यूज होता है। पहले हम बात करते हैं सर फ्रांसिस गैल्टन की। ये मेन फिगर है टेस्टिंग मूवमेंट के 19th सेंचुरी में। सबसे इंपॉर्टेंट सर फ्रांसिस गैल्टन है। सर फ्रांसिस गैल्टन जो है ना वो चार्ल्स डार्विन के कजन है, ठीक है। सर चार्ल्स डार्विन और सर फ्रांसिस गैल्टन आगे से इनके दो, इनका बेटा और चार्ल्स डार्विन का बेटा, मतलब इनका पूरा खानदान ही जीनियस का था और माहिर थे वो साइकोलॉजी के हिसाब से। उन्होंने बहुत सारी तजुर्बात किए थे वो, इन सब इनकी पूरी फैमिली ने। इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो हेरिडिटी है ना, मतलब कि विरासत में अक्लमंदी और जहानती सब कुछ मिलता है, इन्हीं की ये थ्योरी थी और इसमें बहुत ज्यादा यूज हुई है वो, ठीक है। उसके बाद कह लो कि इंटरेस्ट इन इनहेरिटेंस ऑफ जीनियस इन्होंने दिया था, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कह लो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्होंने दिया था। वो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान की अलग जो खसूसियात है, अलग पसंद नापसंद है, सब कुछ खाना पीना उठना बैठना कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटीज सब कुछ डिफरेंट होता है हर इंसान का। फिर उसके बाद मेड इन्होंने सेंसरी मोटर टेस्ट बनाए थे इन्होंने। वो सेंसरी मोटर टेस्ट जिनको हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका टेस्ट लेते हैं मोटर मूवमेंट टेस्ट कि बच्चा जो है ना वो सुन सकता है, अगर हम उसको इशारा करें तो वहां देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसकी आंखें सही काम कर रही हैं, कान सही काम कर रहे हैं। ये टेस्ट इन्होंने बनाए थे, ठीक है। पहले क्या सीटी दे के उस पर चेक करते थे कि आवाज आ रही है कि नहीं। गैल्टन बार लेंथ इन्होंने लेंथ थी, जैसे कि हाइट मेजर करने के लिए एनसीटीव होता है वो एनसीटीव भी इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएट वेट्स भी इन्होंने बनाया था, काइनेटिक्स डिस्क्रिमिनेशंस भी इन्होंने बनाया था। उसके बाद टेस्ट जो है ना और कल 9,000 लोगों को ना जो है ना एज 5 to 80 टेस्ट किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मैट्रिक मतलब कि जो इंसान के बारे में, इंसान की उसके बारे में लैब वगैरह 1884 में लंदन में बनाई थी और उसके बारे में इंसान के बारे में जो स्टडी होती है ना, इंसान की बाकियात, इंसान पहले क्या था, फिर क्या था, फिर कैसे कैसे बनता गया, ये सारा कुछ इन्होंने बनाया था, ठीक है। फिर क्वेट ऑन वो कह रहे थे कि जो उनसे इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारे सेंसेस के थ्रू जो कैसे जाती है, वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने डिग्रीज वगैरह बताई थी सारी, जो हमने PSY 610 में पढ़ी है सब बच्चों ने। और जिन्होंने नहीं सब्जेक्ट पढ़ा तो वो आगे लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो पढ़ेंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आल्सो इंट्रोड्यूस इन्होंने रेटिंग स्केल्स, क्वेश्चनरी मेथड, फ्री एसोसिएशन टेक्निक, अच्छा ये सारा कुछ इन्होंने बनाया था। अब रेटिंग स्केल्स वगैरह कह लो कि स्केल्स करना, अब टेस्ट करना, मेजर करना, मतलब कि एक पर्सनैलिटी को मेजर करना, ये बातें आप लोगों को थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, मगर इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स आप सारे सुनते जाएंगे, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी कह लो कि पूरी पूरी थ्योरी, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जो पर्सनैलिटी को मेल करके किस तरह उसको रेटिंग स्केल्स देना, क्वेश्चनरी मेथड वगैरह, सवाल जवाब, इंटरव्यू वगैरह, सब कुछ इन्होंने बनाया था। अगर जेम्स मैकिन-कैटल की बात करते हैं, इन्होंने मेंटल टेस्ट जो वर्ड है ना वो यूज किया था 1819 में, ठीक है। पहला पर्सन था जिसने मेंटल टेस्ट का नाम यूज किया था। इससे पहले जिंदगी में किसी ने मेंटल टेस्ट के बारे में बात नहीं की थी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना जेम्स मैकिन-कैटल ने रिएक्शन टाइम पर सिर्फ नहीं, ये विलियम वर्क इन लिपिक्स में जो थे ना विलियम, इनके अंडर काम करके इन्होंने क्या किया था। इन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के सेंसिटिव डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब कि कौन सा ज्यादा एबिलिटी रखता है सुनने में, एक्ट करने में, फौरन से रिएक्शंस में, कौन फास्ट है कौन एक्टिव है, ये देखने में, रिएक्शन टाइम कौन पहले रिएक्ट करता है, क्या करता है, ये सब कुछ मूवमेंट वगैरह में, मेमोरी में, और उसके अलावा हियरिंग और विजन, देखना सुनना, इन सब की नॉलेज, इन सब के टेस्ट वगैरह में इन्होंने विलियम वॉन के अंडर जो है ना इन लिपिक्स जर्मनी का सिटी थी, वहां पे वो इन्होंने काम किया था। उसके अलावा इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एकेडमिक ग्रेड वगैरह सो नॉट पॉपुलर, जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सके थे, ठीक है। इसी जेम्स मैकिन-कैटल का तो नाम सिर्फ ज्यादातर मेंटल टेस्ट में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फ्रेंच कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये ना ज्यादा मतलब कि ये ML और SQL ये सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स के अंदर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया वो आपने मीन्स कि आपने ये नहीं कि ML और SQL और सेगुइन को इनको इग्नोर करना, ये मिड टर्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मगर फाइनल टर्म और कह लोगे ना पूरी साइकोलॉजी की हिस्ट्री के लिहाज से बस ये इतने ही पैराग्राफ आपने इनके बारे में जो लिखा है ना, बस आपने इतनी चीजें याद करनी है, ठीक है। बाकी सबके बारे में ना ये पूरी बुक में भी यही सारा कुछ है, ठीक है। बट फिर भी ना तो पानी की तरह याद करने वाली चीज है, मैं आपको बार बार कहूंगी, वो सर फ्रांसिस गैल्टन है, जेम्स मैकिन-कैटल और अल्फ्रेड बेनेट और थियोडोर साइमन वगैरह है, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम देख लेते हैं, ये भी इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। ये फ्रेंच कंट्रीब्यूशन इनकी थी, मतलब कि फ्रेंच में ये रहते थे, और इनकी एमिल कैरापिन एंड हेमन हैपिंगस, इन्होंने क्या किया था, सिमिलर टेस्ट बनाए थे। विलियम वर्ड 1875 में ओपन की थी इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिपिक्स में, फोकस किया था जनरल बिहेवियर, जो आम बिहेवियर इंसान को होता है उसके बारे में, और डायरेक्टली हेल्प टेस्टिंग के थ्रू
किस तरह हेल्प कर सकते हैं हम बिहेवियर को मेजर करने के, उसको सुधारने की, ठीक है। एस्क्यूएल ने 1838 में फ्रेंच फिजिशियन थे, इन्होंने पब्लिश किए थे 2 वॉल्यूम बुक इन्होंने, ठीक है। गेव डिक आर्डिट अकाउंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, इन्होंने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बताया था। मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं जो बंदे होते हैं पैदा नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, मतलब पैदाइशी तौर पे इनका ना आईक्यू लेवल जो होता है ना, कह लो कि आईक्यू लेवल किस तरह का कि भाई वो शार्प चलाक नहीं होते, बस थोड़े सीधे साधे से होते हैं मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि वो बंदे, ठीक है। और जो है ना डेवलप फिजिशियन मेथड वगैरह ये सब कुछ आगे जो मेड्सवेगन वगैरह बोर्ड इन्होंने शेप स्टॉक और मेजर ड्यू टाइम का बताया था, ठीक है। अच्छा इनके बारे में हमने यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जो सेगुइन थे ना, इन्होंने कह लो ये पहले फ्रेंच फिजिशियन थे, मूव किया था इन्होंने यूएस इन 1848 में, ओपन की थी इन्होंने फर्स्ट स्कूल फॉर मेंटल रिटार्डेशन इन 1838। अच्छा तो एसक्यूएल थे, इन्होंने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में रिसर्च की थी, सेगुइन ने स्कूल खोला था इसके ऊपर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रेनिंग करवाई थी इन्होंने और डेवलप किया था मेथड ऑफ ट्रेनिंग का मेथड वगैरह, मसल्स और सेंस ट्रेनिंग के बच्चों के बारे में जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं, जो शार्प चलाक नहीं होते, सीधे साधे से होते हैं, मतलब कि थोड़ी सी एबिलिटी उनकी लो होती है, ठीक है, ठीक है। बेसिक परफॉर्मेंस वो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए उन्होंने काम किया था और ये एग्री नहीं थे कि जो है ना मेंटल रिटार्डेशन जो है इनक्योरेबल वो ठीक हो सकेगी, इस चीज से एग्री नहीं थे ये, ठीक है। इन्होंने फिर भी इस पर बहुत काम किया था कि क्या पता ठीक हो जाए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 20वीं सेंचुरी की। आपने याद रखना है कि 20वीं सेंचुरी में कौन सा था और 19वीं सेंचुरी में कौन सा था। अल्फ्रेड बेनी जो थे ना वो थियोडोर सेमिंग के साथ मिलकर इन्होंने टेस्ट बनाए थे, 1905 में पहला टेस्ट था, ठीक है। ये आपने लास्ट में ये डेट से करे, बस यही टेस्ट की डेट पूरी बुक में घूमी हुई है, बार बार याद करने से अच्छा एक बार ये पैराग्राफ अच्छे से याद कर लोगे ना आप, तो आप लोग की जिंदगी सवर जाएगी इस टेस्ट के लिहाज से। इस PSW 631 में अच्छे से मार्क्स ले लेंगे आप लोग, ठीक है। फ्रेंच मिनिस्ट्री की थी इन्होंने गोल बताया था कि आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम नॉर्मल स्कूलिंग, कि जो बच्चा नहीं ना इस काबिल नहीं, कंपेयर करते इन्होंने टेस्ट बनाए थे, ठीक है, कि बच्चों के टेस्ट करना कि कौन सा बच्चा ज्यादा काबिल और कौन सा कम, और जो नहीं काबिल उसको ठीक करना, कि वो उसको इसकी एबिलिटी ज्यादा करना, उसको सिखाना, उसकी काउंसलिंग करना, उसको बताना है कि आप अच्छे पढ़ने में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। 1905 में इन्होंने पहला स्केल बनाया था, इसकी 30 प्रॉब्लम थी जो गेव नॉर्मल चिल्ड्रन बच्चों में किया गया था। एज ग्रुप था 3 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। 1908 में जो पहला स्केल रिवाइज किया था, टेस्टेड 300 चिल्ड्रंस को एज 3 से लेकर 13 तक थी, और इंट्रोड्यूस करवाया था एज लेवल के। एज लेवल किस तरह मेजर करते हैं और क्या क्या होता है, एज लेवल डिपेंड करते हैं, बहुत ज्यादा कह लो कि डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी वगैरह पे। कंसेप्ट इनका मेंटल टेस्ट था, उन्होंने एज बताई थी चिल्ड्रंस की, यू कैन पास द टेस्ट, कि कौन सा बच्चे हैं जो वो पास कर सकते हैं कौन सा नहीं। मतलब कि कह लो कि हर साल जो है ना, पहले 1905 में, फिर 8 में, फिर 11, फिर 16, अच्छा इसमें तब्दीलियां आती रही, बहुत टेस्ट चेंज करते गए और इंक्लूड मतलब कि ना कह लो कि वर्जन अपडेट करते गए और बेहतरी करते गए, इंप्रूव करते गए। इन्होंने ट्रांसलेट इन मैनी लैंग्वेज, और ये टेस्ट को ना डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया कि हर कंट्री के हर कल्चर का इंसान दे सके, ठीक है। जो लैंग्वेज पंजाबी में, उर्दू में, फारसी में, इंग्लिश में, दूसरी जबानों में, ताकि वो इजीली हर बंदा दे सके, ठीक है। और फिर इसके बाद 1960 में टेस्ट जो था ना उसका नाम रख दिया गया स्टैनफोर्ड टेस्ट, जो कि इन्होंने स्टैनफोर्ड टेस्ट, आपने कंफ्यूज नहीं होना, अल्फ्रेड बेनेट का जो पहला टेस्ट था वही चेंज होते स्टैनफोर्ड बेनेट टेस्ट बन गया, ठीक है। और फिर जाके ना वो LM मतलब कि कह लो कि ना उसके बाद है ना ये टर्मिन एट स्टैनफोर्ड, इन्होंने बहुत ज्यादा इस पर काम किया, ठीक है। इन्होंने जो है ना कि फिर इन्होंने जो थी ना वो क्या थ्योरी दी कि हम मेंटल एज मतलब कि इंसान एक क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारी नॉर्मल एज होती है जब से लेकर पैदा हुए, कि जैसे कि कह लो कि जो एक एग्जांपल कि एक बच्चा है जब से 13 साल का बच्चा है, हम नॉर्मल एज बात करते हैं ना, वो नॉर्मल एज को क्रोनोलॉजिकल एज जो बॉडी की एज होती है, ठीक है। आगे मेंटल एज वो होती है कि हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, पहले बच्चे से करवाते हैं छोटी क्लास के क्वेश्चन, जैसे कि प्लस और क्वेश्चन वो कर लेता है, फिर उससे बड़ी क्लास के क्वेश्चन करवाते हैं थोड़े बड़े वाले प्लस के, वो भी कर लेता है, फिर उससे बड़ी करवाते हैं वो उससे नहीं कर पाता। जो जिस एज तक के बच्चा वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आंसर क्वेश्चन दे सकता है, वो उसकी मेंटल एज होती है। अब बच्चे से सवाल करेंगे छोटी, अगर वो बच्चों वाला जवाब देता है तो उसका दिमाग बच्चों वाला है, अगर उसका जवाब बड़ों वाला देता है तो कहते हैं कि बच्चे की एज छोटी है मगर दिमाग उसका मेंटल एज ज्यादा है उसकी, ठीक है, काबिल है वो बच्चा। उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, उसको फिर जो आंसर आता है वो हमारा IQ होता है। IQ का फॉर्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक में बार बार यूज हुआ है, इसलिए आपने अच्छी तरीके से याद करना है। IQ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, आपने मेंटल एज जो टेस्ट करने के बाद हम फाइंड करेंगे, आप अपनी भी करके देख लेना, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारी बॉडी की एज होती है, अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर हूँ, कह लो कि मेरी उम्र 7 साल है, ठीक है,
मैं मिसाल दे रही हूँ, इतनी है नहीं, ठीक है? मैं 7 साल की हूँ, ठीक है? और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करवाते हैं, कोई इस ऐसा सवाल करते हैं कि जो बाकी 13 साल के बच्चे नहीं दे सकते और मैं दे देती हूँ वो सवाल, ठीक है? तो मेरी एज मेंटल एज 13 प्लस होगी, ठीक है? और कह लो कि मैं मेरी मेंटल एज 13 है और मेरी उम्र 7 साल है और उसको मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो मेरा IQ होगा, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं ग्रुप टेस्टिंग की। अच्छा, अब हमने टेस्ट वगैरह पढ़ ली, हमने कितनी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ा, हमने अल्फ्रेड बेनेट, थियोडोर सैमन के बारे में, स्वेकिन के बारे में पढ़ा हमने, और एसक्यूएल और एमिल के बारे में, और जेम्स मैकिन-केटल। उम्मीद है कि आप अच्छे से पानी की तरह याद कर लेंगे, ठीक है? बेशक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। वो थोड़े से पेड हैं, बट ये कि आप लोग के लिए फायदे के लिए, क्योंकि देखो मेहनत से बनते हैं, कोई भी चीज ऐसे नहीं बन जाती, ठीक है? इतनी भी वो नहीं है, रीजनेबल प्राइस है, डिफरेंट डिफरेंट है हर नोट्स के, हर बुक के सब्जेक्ट के, तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें। अगर नहीं भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप याद कर लिया करें चैप्टर पर, ठीक है? अच्छा, अगर हम देखते हैं ग्रुप टेस्टिंग, इंडिविजुअल टेस्ट क्या होती है? सिर्फ एक बंदे का टेस्ट करना। ग्रुप टेस्टिंग क्या होती है? पहले सिर्फ इंडिविजुअल टेस्ट आया था कि टाइम कंज्यूमिंग था, वो मतलब कि एक टाइम पे सिर्फ एक बंदे का टेस्ट। फिर बाद में आ गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना, US में आर्मी के बंदे चाहिए थे, उन्होंने क्या किया, 1.2 मिलियन जो है ना उनको लॉस हुआ था। उन्होंने आर्मी की ट्रेनिंग के टेस्ट करने के लिए पहले टेस्ट करवाया, ग्रुप के ज्यादा सारे लोगों का इकट्ठा बिठा के, जैसे हम स्कूल में टेस्ट लेते हैं ना, वो ग्रुप टेस्ट होता है, सबको एक जैसा सेम टेस्ट दे के ना उनका टेस्ट है ना, ये सब कुछ। फिर APA को मेड किया उन्होंने, बनाया था कि सोल्जर्स के लिए, मतलब कि ना आर्मी के लिए बनाया, कि टेस्ट बनाया, और आर्मी अल्फा फॉर इंडिविजुअल्स, पहला टेस्ट आर्मी अल्फा था। APA का कॉमेट टेस्ट बनाया था US में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है? और आर्मी बीटा फॉर लिटरेचर, मतलब कि इल्म देने के लिए, शऊर देने के लिए, ठीक है? आर्मी अल्फा आपने याद रखना है, लिटरेचर सोल्जर्स के लिए था, और बी था वो लिटरेचर ऑथर्स के लिए था, ऑटिस्ट के लिए। और ये मल्टीपल चॉइस थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, मतलब कि एक क्वेश्चन उसके आगे से MCQs थे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट था। और ये स्टार्ट हुआ था ग्रुप टेस्टिंग के तौर पर, ये ट्रांसलेट हुआ था इन अदर कंट्रीज टू, ट्रांसलेट करके दूसरी कंट्रीज में भी भेजा गया था ये टेस्ट, ठीक है? अच्छा, ग्रुप टेस्ट मतलब कि MCQs क्वेश्चन थे इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर, और ये ग्रुप में ज्यादा सारे लोगों को बिठा कर ना टेस्ट लिया जाता था, जिस तरह हम देते हैं MCQs वगैरह का। आगे की पॉइंट्स हम देख लेते हैं थोड़े से। ये जो टेस्ट थे ना, टेस्ट यूज हुए थे इंडिविजुअल, पहले सिर्फ सिंगुलर एक बंदे का टेस्ट एक टाइम पे था, फिर वो ग्रुप टेस्ट में तब्दील हो गया। अपनी सेंचुरी मोटर इंटेलिजेंस टेस्ट, और फिर बेनेट ने IQ का फॉर्मूला दिया, और उसके बाद ये कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ग्रुप टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, ये हमारा था चैप्टर, उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है? MCQ इनको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। उसके अलावा जो है ना, आपने क्या है कि चलते हैं अपने MCQs की तरफ, ताकि मैं देखूं आप लोगों को कितनी कुछ मैं आप लोगों को आंसर दे दिया करूंगी, कुछ के आंसर आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, ताकि मैं चेक करती रहूं कि आप लोगों को याद हुआ है कि नहीं हुआ। पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट MCQ, हु फर्स्ट यूज द टर्म मेंटल टेस्ट। मेंटल टेस्ट का नाम किसने यूज किया था? जेम्स मैकिन-केटल ने, ठीक है? आगे है द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज मेड बाय बेनेट एंड सैमन इन विच ईयर? कौन से ईयर में? 1905 में सबसे पहला था, फिर उसके बाद 1908 में, और इस तरह चेंज होता गया। आपने ये डिटेल्स लास्ट में याद रखनी है। और ये जो 19 ये जो MCQs है ना, ये लास्ट टाइम पेपर में आए थे, रिसेंटली जो अभी भी पेपर हुए हैं उनमें आया था, ठीक है? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पानी की तरह याद करना है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा टेस्ट वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1 के बाद। इस चीज में मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है? आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद था या 2 में था, या फिर इन चाइना, ठीक है? आपने इनका आंसर, ये आंसर दे तो दिया मैंने, अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? अगर करेक्ट आप लोगों को लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट लिख के बताएं, नहीं तो जो इसका आंसर है करेक्ट वो मुझे आप लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है? बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से हर एक चीज जो मैं समझाना चाह रही हूँ समझ में आ गई होगी, और मेरे नोट्स आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अल्लाह हाफिज।